एनसीईआरटी में क्लास 8 की हिस्ट्री में, वो ये है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये एक तरीके का जो है कनोटेशन है कि हिस्ट्री को हमें किस तरीके से देखना है। हाउ मतलब कैसे, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ। तो इनको जो है हमें जो है डॉट्स जो हैं इनके, उनको हमको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है कि एक्चुअल में हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। क्या हिस्ट्री जो है सिर्फ खाली डेट्स के बारे में कि ये राजा इस टाइम को जो है क्राउन पहना था और उसके बाद जो है वो इतने दिनों के लिए राजा बना था, और फिर उसके बाद भी कि वो कहाँ तक राजा था, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था, उसके साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते, तो क्या इतिहास यही है। तो पहले हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। पहले हम देखेंगे कि तिथि जो होती है, जो तारीख होती है, वो कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। पहले देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन, देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है उत्साह होना, किसी चीज़ को लेके बहुत अंदर से पैशनेट होने को बोला जाता है फैसिनेटेड, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि इतिहासकार जो थे वो तारीख के साथ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, बहुत सारा उत्साहित होते। उन्हें लगता था कि इतिहास का एक्चुअल मतलब ही होता है कि ये राजा जो है, जैसे कि अकबर है, अकबर ने 1556 को जो है पानीपत की जो है द्वितीय युद्ध लड़ा, तो ये उनके लिए बड़ा हीटेड मुद्दा होता था, यानी कि बहुत गरम मुद्दा होता था, जिसको जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे, उसी के बारे में बातचीत करते थे। उसमें भी और ये बात होती थी कि किस राजा ने जो है कब क्राउन पहना और कौन सा युद्ध लड़ा। इन द कॉमन सेंस नोशन, ये जो है आम एक फेरिस थी, इसी के बाद इसी को इतिहास माना जाता था, ठीक है। हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। पहले क्या है, हिस्ट्री को जो है तारीख यानी कि जो डेट्स होती हैं उन्हीं के हिसाब से ये मान लिया जाता था कि नहीं, जो तारीख है वही इतिहास है। यानी कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, यही इतिहास है। 1947 के अंदर क्या क्या हुआ एक्चुअल में हिस्ट्री वो है, लेकिन लोगों के अंदर जो फैसिनेशन था, जो फैसिनेट होते थे लोग, वो किस चीज़ को लेके होते थे, तारीख को लेके होते थे, ठीक है। यू मे हैव हर्ड पीपल, आपने सुना होगा कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। आपने बहुत सारे लोगों के माध्यम से सुना भी होगा कि यार मुझे इतिहास जो है इस वजह से बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ खाली तारीख लिखी हुई, 1526 लिखा हुआ है, 1571 लिखा हुआ, 1707 लिखा हुआ, 1849 लिखा हुआ, 1779 लिखा हुआ, 1947 लिखा, 1919 लिखा, ठीक है। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, ठीक है, क्या ये सही है। इस तरीके की बातें जो हैं लोगों के अंदर आती थी, ठीक है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इतिहास का एक्चुअल मतलब वो है जो समय के साथ लोगों में बदलाव होता है। जैसे एक वक्त होता था लोग जो है घड़े का पानी पीते थे, लेकिन टाइम के हिसाब से आज लोगों क्या है, लोग फ्रिज का पानी पीते हैं। और अब इसमें भी धीमे धीमे बदलाव क्या आ रहा है, लोग जो है कैंट आरओ का, यानी कि जो प्योरीफाइड पानी होता है विद एडेड मिनरल्स के साथ मिला के, और ठंडा पानी अब पीते हैं। तो देख रहे हैं आप, इतिहास के 3 अलग अलग पैटर्न देख रहे हैं। पहले क्या था, लोग गर्म पानी पीते थे, फिर ठंडा पानी पीते थे, फिर उसके बाद घड़े का पानी पीते थे, फिर उसके बाद फ्रिज आया, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद फिर आरओ प्लस ठंडा पानी आया। तो ये क्या देख रहे हैं, ये एक तरीके का पैटर्न है कि इतिहास किस तरीके से वक्त के साथ बदलता है, ठीक है। एक्चुअल में इतिहास का मतलब ये होता है, इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। दरअसल एक्चुअल में इतिहास का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि इतिहास, जैसे कि आज आप ही देख लीजिए, आज हम कपड़े पहनते हैं, एक्चुअल में एक टाइम था 90s में जब जीन्स को जो है बुरा माना जाता था, जीन्स पहनने को बहुत बुरा माना जाता था। लोगों को ये लगता था कि अरे ये कपड़े जो होते हैं ये लोफड़ों के कपड़े होते हैं, इन कपड़ों में जो है सभ्यता नाम की चीज़ नहीं होती। लेकिन आज क्या है, आज का टाइम क्या है, आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन है, पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। और इसी के चलते क्या है, आज जीन्स को जो है फैशन की पहचान मानी जा रही है। जो व्यक्ति जीन्स नहीं पहनता उसे ये समझा जाता है कि ये पिछड़ा हुआ है। तो ये सोच किस तरीके से आई, ये सोच आई है इतिहास के बदलाव के माध्यम से। तो एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट विद रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो इसी तरीके से जो है हम कंपेयर करते हैं कि आज क्या है और पहले क्या था, और इन्हीं दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो इतिहास क्या होता है, पास्ट के बिहाव पे, यानी कि भूतकाल के बिहाव पे वर्तमान की स्थिति को समझ के भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। तो ये कहलाता है इतिहास, ठीक है। देखिए, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ऐतिहासिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं।
वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सॉ बट ऑलवेज हैव बीन वर्ड वी इनहेबिटेड। लेकिन जैसे कि जो चीज़ें हमको दिखती हैं एक्चुअल में वो हमेशा जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं थी, वो वक्त के साथ जो है वहाँ पर उपस्थित हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, और हमारे जीवन के जो है बहुत सारे आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं या उत्साह होता है हमारे अंदर चीज़ों को लेके। जैसे कि हम रास्ते से चले जा रहे हैं, अब हमने देख ली एकदम पक्की सड़क देख ली, अब हमको लगता है कि यार ये क्या सड़क हमेशा से बनी हुई थी? नहीं, सड़क हमेशा से बनी नहीं हुई थी। कभी यहाँ पर जो है खेत रहा होगा, फिर उसके बाद पगडंडी निकली होगी, फिर उसके बाद जो है उसमें से पतली कच्ची सड़क निकली होगी, फिर गवर्नमेंट ने कभी जो है इनिशिएटिव लिया, फिर उसने उसको पक्की रोड बनवाई। तो क्या है, ये एक प्रोसेस के तहत है। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक और कॉफी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। आप जैसे कि रास्ते में एक चाय पीते हुए व्यक्ति को देखते हैं और आपके दिमाग में अचानक से एक सवाल आता है कि यार कब ये लोगों ने कब चाय की दुकान या चाय पीना कब शुरू किया, कॉफ़ी पीना कब शुरू किया। ये क्यूरियोसिटी क्या है, ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि हिस्टोरिकल जो प्रोसेस होता है उसको आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वेयर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। अब जब आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और उसके बाद आप जो है अपना सर जो है खिड़की से बाहर निकालते होंगे और आप सोचते होंगे कि यार ट्रेन कब चलना शुरू हुई। इंडिया में जैसे कि 1853 में पहली बार जो है महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के लिए ट्रेन चली, तो उससे पहले क्या होता रहा होगा, लोग कैसे सफर करते रहे होंगे, लोग अपने सामान को कैसे ले जाते रहे होंगे, लोगों को किसी भी जगह जाने पे कितना टाइम लगता रहा होगा। तो इस तरीके की जो क्यूरियोसिटी आती है यही हमारे अंदर क्या करता है, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जागृत करता है, इतिहास से संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और बोलता है कि हमें सवाल जो है जानने होंगे कि हम किस तरीके से समझेंगे कि ये इतिहास का हिस्सा है, किस तरीके से प्रोसेस में आया। ठीक है। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंटेड। अब जैसे कि आप हैं, सुबह सुबह उठे, आप देख रहे हैं कि आपके दादा, आपके पिताजी सुबह सुबह देख रहे हैं आज तक, हिंदुस्तान, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती होगी कि जब अखबार नहीं होता रहा होगा तो लोगों को एक दूसरे की खबरें कैसे पता चलती रही होंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो जानने कैसे करते रहे होंगे। मेरा पहला कैनोटेशन क्वेश्चन क्या था, आपने ऊपर गौर किया होगा, ऊपर क्या लिखा हुआ था, हाउ को हमें समझना था। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, हम ये एक फिगर 1 है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये फिगर आप देख लीजिए, ये हिंदुस्तान का उस टाइम का सिनेरियो है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये फॉरेनर्स लोग हैं और ये ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है। फिर किस तरीके की सिचुएशन है, सोसाइटी कैसी है, अब उसको हम ये फिगर के नीचे जो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, उससे हम समझते हैं कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। ठीक है। जो ब्राह्मण्स थे अपने जो हथियार हैं या अपने शस्त्रास जो हैं वो किन्हें दे रहे हैं, जो ब्रिटिश के लोग हैं। फ्रंटिस्पाइस टू फर्स्ट मैप इंट्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल ने जो है 1782 में ये इसे बनाया था। ठीक है। रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो जो रेनल थे उनसे जो है, ये रेनल नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत का जो मैप बनाया था जेम्स रेनल ने बनाया था 1782 में, और किसके कहने पे बनवाया था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वो भी कब, जब 1764 का जब वॉर जीते थे, बक्सर का युद्ध। ठीक है। एन इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। अब रेनल के दिमाग में एक बात ये थी कि अगर हमें भारत को और भारत के लोगों को, भारत के क्षेत्र को पहले पूरी तरीके से समझना है तो हमारे पास एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में भारत का क्षेत्र कितना है, भारत में लोग कहाँ रह रहे हैं, भारत में कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर जंतु हैं, कहाँ पे जीव हैं, कहाँ पे जंगल हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं। तो इसके लिए जो है एक मैप सुविधा के लिए बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं उनके जो है इंपीरियलिज्म प्रोपेगेंडा के तहत ये बनाया गया था। ठीक है। द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट द इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टैक्स टू ब्रिटानिया। अब इस तरीके की चीजें जो हैं, जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी इच्छा को यहाँ पे देखिए आप, उनके अंदर कितना ज्यादा एंथुसियाज्म था कि पहले वो जो है समझें यहाँ के लोगों को, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र का विस्तार करें। ठीक है। अब देखिए,
ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर्स अस टू बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं क्या होता है, ये हमारे जो मन के अंदर जो सवाल आ रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा, हमारे अंदर जो है सवाल आएगा कि चलो पीछे चलते हैं, इतिहास में जाते हैं, वहां पर देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर्स और अ मंथ। देखिए पहले जो है सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो क्या होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि डेट्स, जो तारीख है, पर्टिकुलर ईयर है, मंथ है, महीना है, वो हमें हर जगह मिलें। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि उनका जो है सही तिथि मिलना बड़ा मुमकिन हो जाता है। अब जैसे कि पहली बार लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया था, डेट डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है एक दिन अचानक उठे लोग और वो बोले कि अरे चलो चाय लेके आओ, पीना शुरू करेंगे। धीमे धीमे टेस्ट डेवलप हुआ होगा, विदेशी आए होंगे, उनका कल्चर रहा होगा, उन्होंने यहाँ पे खुद चाय पीना शुरू किया होगा, यहाँ के लोगों ने देखा होगा, उन्हें लगा होगा कि अरे यार ये गोरे साहब क्या क्या ये गर्म पानी जैसा ये क्या पीते हैं जिसमें धुआं भी उठ रहा है और ये चुस्की ले लेके पी रहे हैं। तो उनके अंदर एक कौतूहल जागा होगा, उन्हें भी लगा होगा कि नहीं हमें भी पीना चाहिए, तो उन्होंने भी पहली बार ट्राई किया होगा, ठीक है। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस। और इस तरीके की चीज का कोई फिक्स डेट नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकती हैं कि 1 जनवरी 1956 को भारत में पहली बार एक व्यक्ति ने चाय पिया था, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक दिन में जो है रोम बिल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। उसी तरीके इतिहास जो होता है एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करिए। देयर कैन बी नो मोर क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरीके की कोई फिक्स डेट नहीं होती। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश। तो हमें यहाँ पे ये भी समझ लेना चाहिए कि इस तरीके की कोई एक पक्की तारीख नहीं है कि ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश शासन है, वो किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिशर्स आए और एक दिन जो है 1661 को उनकी जो है पूरी जो है भारत में शासन स्टैब्लिश हो गया। नहीं, ये एक प्रोसेस है, टाइम लगा। पहले वो लोग आए, उन्होंने व्यापार किया, फिर उसके बाद जो है लोगों से दोस्ती बढ़ाई, फिर उन्हें लगा कि यहाँ पे शासन किया जा सकता है, फिर वो कूटनीति शुरू करना शुरू किया, फिर धीमे धीमे युद्ध किया, फिर क्षेत्र विजित किए, राजाओं को अपनी तरफ मिलाए, तब उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया और फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश किया, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और थिंग चेंजेस, फिर उसके बाद जो है चीजें जो है बदलती हैं। वी कैन ओनली रिफर टू स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। हम एक टाइम के हिसाब से ही हम चीजों को सेट कर सकते हैं कि एक जो आधे साल या 100 साल 50 साल का एक टाइम होता है जिसके साथ जो है चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, अचानक से कोई चीजें नहीं बन जाती हैं, ठीक है। अब देखिए मैप दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप जब भी कहे जैसे कि बिग बाजार वगैरह जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक चाय का ब्रांड मिलेगा जिसे लिप्टन टी बोलते हैं, ठीक है। आपको लगा होगा कि अरे यार ये, हमको लगता होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, लिप्टन टी ये तो अभी मार्केट में मिल रहा है। नहीं, देखिए लिप्टन टी के बारे में हमेशा याद रखिएगा, ये इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और आज से कम 300 साल पहले तक भी लिप्टन चाय की दुकान थी, ठीक है। कॉफीज एंड प्रोविजंस टीज दोनों का इसका मार्केटिंग था। When then do we continue to associate history with a string of dates? और जब हम पीछे वाली चीज़ों को तारीख के साथ जब जोड़ते हैं तो तब हम हिस्ट्री को एक्चुअल मायने में समझ पाते हैं। This association has a reason, और इसके पीछे एक कारण है। There was a time when history was an account of battles and big events. पहले क्या था, इतिहास मतलब क्या होता था, युद्ध होता था और बड़ी बड़ी तारीखें, ठीक है। इसका मतलब ही इतिहास को समझा जाता है। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और इसका सिर्फ मतलब यही होता है राजा और उसकी क्या पॉलिसी होती, उसकी क्या नीति होती थी अपने शासन को चलाने के लिए, इसी को इतिहास माना जाता था। हिस्टोरियंस रोट्स अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड, ठीक है। आप जो है हिस्टोरियन का जो है कमेंट में मतलब लिखिए हिंदी में कि उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है हिस्टोरियन का, ठीक है। कोशिश करिए। द हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड। पहले क्या होता था, जो इतिहासकार होते थे, राजा ने कब ताज पहना, शादी कब की, उसके कितने बच्चे थे, उसने कौन कौन से युद्ध लड़ा और वो कब मृत्यु को प्राप्त हो गया या कब मर गया, इन सारी चीजों को भी इतिहास के तौर पे लिखता था। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और अगले साल जो राजा जो है उस क्राउन की ताजपोशी करता था, जो नया राजा जो ताज को धारण करता था उसको इतिहास के तौर पे समझा जाता था। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन फॉर इवन सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। और इस तरीके से कई अलग अलग तारीखें और उन सारी चीजों को समझा जाता था और फिर उसके बाद जो है इसी को इतिहास मानने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host
ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। अब क्या होता था कि इतिहासकार जो हैं इसी तरीके से चीज़ों को समझते थे, मुद्दा सवाल और ये सारी चीज़ें उठते थे। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। अब वो देखते थे कि लोग किस तरीके से अपना खर्चा है ये सारी चीज़ें उठाते थे, ठीक है। मार्केट कैसे डेवलप हुई, लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े, राज्य कैसे बड़ा हुआ, ठीक है, कल्चर और सोसाइटी में कैसे बदलाव आया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा अगला आ गया विच डेट, यानी कि वेन से आप मतलब समझ लीजिए, ठीक है। बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। हमें मतलब हम किस आधार पे ये मानते हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है आधार, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब आधार होता है। ये जो है आप अपनी किताब में हिंदी में लिख लीजिए, इससे क्या होगा आपको याद रखने में भी आसानी होगी। द डेट वॉज सेलेक्ट द डेट अराउंड विद द कंपोज और स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे तारीख के बारे में बात हो रही है कि अगर जो हम ज़्यादा तारीख के बारे में ज़्यादा फोकस कर देंगे तो चीज़ें हमें उतनी समझ में नहीं आएंगी। वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। हम जो है कुछ जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं उसी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। इट्स आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज। और अगर हम जो नए नए मुद्दे देखेंगे, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। और क्या होगा, मुद्दे और तारीख अगर दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे तभी हमारा जो इतिहास है ओरिजिनल माना जाएगा, एक्चुअल माना जाएगा, रियल माना जाएगा, ठीक है। कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे समझ लीजिए कि द हिस्टोरियन रिटन्स बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। क्या है, इतिहासकार जो है यहाँ पर जो है ब्रिटिश इतिहासकार के तौर पे रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। सभी जितने भी गवर्नर जनरल थे जैसे कि आप वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये सब जितने भी होंगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनमें जैसे वॉरेन हेस्टिंग है, इंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आखिरी जो है वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब उस टाइम भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। और अलग अलग चैप्टर्स में हम बाद के जो हमारे जो चैप्टर्स होंगे उसमें जो है हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखिए बहुत सारे हमारे गवर्नर जनरल आ जाएंगे, हेस्टिंग आ जाएंगे, वेलेस्ली आ जाएंगे, ठीक है, बेंटिक आ जाएंगे, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब क्या है, गवर्नर जनरल है या वाइसरॉय है। इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। फिर लगातार जो है हमें एक क्रम दिखेगा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के, ठीक है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वे आर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज। और क्या होगा कि इन इतिहास की किताबों में जो है इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तिगत जो इनका जो मामला है उसी के हिसाब से हम इनकी जो एक्टिविटी होगी, इन्होंने क्या किया, इनकी नीति कैसी थी और अचीवमेंट, उससे उन्होंने क्या प्राप्त किया, ठीक है, इन चीज को हम एसोसिएट करके समझने का प्रयास करेंगे। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर टू अस टू नो। और इसके बाहर भी क्या चीज इंपॉर्टेंट थी उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उनके जीवन की जो क्रोनोलॉजी है, यानी कि उन्होंने डे बाय डे उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या एस्टेब्लिश किया, क्या क्या एक्टिविटी और पॉलिसीज बनाई, उन चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसी के हिसाब से जो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया का इतिहास है उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। अब जैसे कि हम देखेंगे, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हम जो इतिहास है इस वक्त का उसे क्या अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के हिसाब से जो अलग अलग समूह रह रहे हैं, अलग अलग वर्ग रह रहा है, उसके हिसाब से भारतीय इतिहास कैसा होगा। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इनटू अ चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू दिस। जब हम इतिहास लिखते हैं तो हम उन्हें अलग अलग भाग में लिखते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक जो है एसोसिएशन है, एक कंटेक्स्ट है, उसे भी हमें समझने का प्रयास करा जाएगा। इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। अब इससे क्या होगा कि हमें जो है समझने के लिए जो है हम भागों को अलग अलग कर देंगे, फिर उसके बाद उसको हम लिंक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये दरअसल हम इसलिए करते हैं ताकि जो कहानी हम बना रहे हैं उस कहानी में एक सेंस हो, यानी कि लॉजिक हो, तर्क हो, ताकि हमें उसे समझने में और फॉलो करने में भी आसानी हो। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। और हम जो है यहाँ पर इस तरीके से कहानी को एस्टैब्लिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और जो जैसे कि जितने ब्रिटिश गवर्नर जनरल उनके अगल बगल का जो जीवन रहा वो किस तरीके से रहा, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं।
द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट इन। और इसमें देखिए हमेशा याद रखिए भारतीय बहुत ज्यादा जो है फिट नहीं होते, बहुत सहज महसूस नहीं करते, दे हैव नो स्पेस, क्योंकि उन्हें जो है वहां पर स्थान नहीं दिया गया। What then do we do? तब फिर हम क्या कर लें, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो फिर हमें जो है इतिहास को देखने का एक अलग नजरिया तैयार करना पड़ेगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस अर्लियर दे हैड। तो इससे क्या होगा कि जो पुराना हमारी जो डेट्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी। एंड न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और हमें एक नए तरीके का जो तारीख होगी या डेट्स होंगे उनको हमें समझने का प्रयास करना। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसकी है, वॉरेन हेस्टिंग की है, जब 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, क्योंकि उससे पहले जो गवर्नर जनरल बनते थे वो बंगाल के बनते थे, ठीक है। While history books narrated the deeds of governor generals, biographies glorified them as a person and paintings projected them as a powerful figure। अब देखिए क्या है कि गवर्नर जनरल जो हैं अब सर हैं, सर का मतलब आप समझ रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग है, तो उनके बारे में जो भी उनके नौकर होंगे, जो उनके इतिहासकार होंगे, अच्छी अच्छी बात ही लिखेंगे, क्योंकि उसके पीछे वजह है। वजह ये है कि उनको जो पैसा है वो किससे मिलेगा, उनके गवर्नर जनरल से मिलेगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, हाउ डू वी पीरियोडाइज। तो हमें जो ये जो तिथि का जो फिक्सेशन होता है उसे कैसे करेंगे। पीरियोडाइज का मतलब होता है एक समय को कालानुक्रम जिसे बोलते हैं, यानी कि जैसे कि 1, 2, 3 ये एक तरीके का सेट तैयार करना। 1817 में जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। 1817 में जेम्स मिल जो कि एक स्कॉट के जो अर्थशास्त्री हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, यानी कि राजनीतिक दर्शनकार हैं, उन्होंने ए पब्लिश द मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। क्या किताब का नाम था, ये देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। और उन्होंने इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया, उन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। किसमें, हिंदू में, ठीक है। दूसरे इतिहास को किसने विभाजित किया, मुस्लिम में, ठीक है। तीसरा कैसे, ब्रिटिश में। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा बहुत ही शानदार टाइप का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने के इस तरीके से प्रयास किए कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने जो है स्कॉटिश जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग जो उन्होंने विभाजित किया वो क्या था, वो हिंदू इतिहास का था। हिंदू इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास, ठीक है। देखिए अब आप ये समझ लियो, उत्तर वैदिक काल से 11वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो किसका इतिहास माना जाएगा, वो हिंदू इतिहास माना जाएगा। और फिर हिंदू इतिहास के बाद क्या होगा, जब सल्तनत काल शुरू होगा और मुगल काल तक, सल्तनत काल से मुगल काल तक का जो इतिहास माना जाएगा वो मुस्लिम इतिहास माना जाएगा। और फिर उसके बाद जो है जब ब्रिटिश इंडिया में आके अपना जो है एम्पायर स्टेब्लिश कर लेते हैं, तो फिर क्या शासन को क्या किसमें भाग में विभाजित किया जाएगा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी कि 3 अलग अलग। लेकिन देखिए ये यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ये इस तरीके से क्या होता है, समाज को बिगाड़ने का काम किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज हालांकि बाद में आए, लेकिन जो हमेशा बहुत ही हार्मोनियस तरीके से, बहुत ही सौहार्द, बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही प्रेम के साथ जो है हिंदू और मुस्लिम हमेशा इंडिया में रहे, उनका कोई अलग इतिहास नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। Why we do try to divide history into different periods? हमें इतिहास को अलग अलग बांटने की क्यों जरूरत पड़ती है। We do so in attempt to capture the characteristics of a time। दरअसल हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो कुछ खास लक्षण होते हैं उनको समझने का प्रयास इस वर्गीकरण के माध्यम से, यानी कि विभाजन के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस। और यह सबसे बड़े पॉइंट्स होते हैं जो हमें डायरेक्ट दिखाई देते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दिस इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट। अब जब हम इसको जब अलग अलग डिमार्केट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें जो है पीरियड को समझने में अच्छा सहज होता है, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। और हम इसके माध्यम से क्या होता है, चीजों को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास कर लेते हैं। और क्या होता है, जब चीजों को छोटे छोटे भागों में वर्गीकृत किया जाता है तो उससे हमें उसको समझने में आसानी होती है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल का दरअसल मानना यह था कि जो एशिया के लोग होते हैं और उनका जो इतिहास होता है यूरोप के लोगों से और यूरोप के इतिहास से बहुत कमतर होता है, यानी कि लो क्वालिटी का होता है। ये एक तरीके का जो है उनका जो है कमजोरी थी, या उनकी जो है
उसको जहन भी कह सकते हैं, उनका जो है जहन बहुत, उनकी मानसिकता इस मामले को लेके बहुत अच्छी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उसके बताने के हिसाब से इतिहास, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब तक ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे, हिंदू और मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। और उससे पहले क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग दौर पे मुस्लिम और हिंदुओं ने इतिहास पे भारत में शासन किया है। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यानी कि यहाँ पे जो है धार्मिक उन्माद की स्थिति थी, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट तैबूज थे, यानी कि जाति के जो कलंक होता है वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड थी। यहाँ पर जो है लोग अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। सोशल लाइफ उनका बहुत ख़राब था। ब्रिटिश रूल मिलफेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मिल ने ये बताया या यह समझाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन जो इंडिया में आएगा लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास करेगा। टू डू दिट इज वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। और वो क्या करेगा कि इंडिया में जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाएगा, कानून बनाएगा और लोगों को सभ्य बनाएगा। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। और उसने तो यहाँ तक जो है, मिल ने दरअसल जो है लोगों को यहाँ तक भी समझाने का, खास करके ब्रिटिश लोगों को उसने ये तक भी आइडिया दिया कि पूरे भारत पर कब्जा कर लीजिए और यहाँ के लोगों को तब जो है अच्छे से जो है समझाइए, लिखाइए, पढ़ाइए और उन्हें जो है सभ्य बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि वो अपना जो है विकास कर सके। और यह विकास जो है बगैर जो है ब्रिटिश लोगों के संभव नहीं होगा। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस विचार में, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, और अपनी जो पूरी जो प्रक्रिया है और अपना जो सिविलाइजेशन हो उसको जो है लोगों को उसमें जो है इन्वॉल्व करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस, और उन्होंने यह भी भारत में लोगों के अंदर थोपने का प्रयास किया कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत पूरी तरीके से अंधकार में था। भारत के लोग ज़्यादातर जो है, सही शब्दों में अगर देखा जाए तो वो भारत को जो है पूरी तरीके से गंवार लोगों का देश समझते थे। यही इसका मेन जो है मैटर है, ये जो यहाँ पे बताते। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, कि लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में ऐसी बात नहीं थी। इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज अ हिंदू और मुस्लिम, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के इतिहास के हिसाब से देखते हैं? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, तो क्या अगर हम देखें जैसे कि अकबर का टाइम है, तो अकबर के टाइम में क्या हिंदू धर्म अपने जो है वर्चस्व को खो चुका था? क्या हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजपूत अपनी जगह विद्यमान थे, मराठे अपनी जगह विद्यमान थे, दक्षिण के राजा अपनी जगह विद्यमान थे, तो ठीक है, सारे लोग थे। बस ये दरअसल जो है संकीर्ण नजरिया था खाली ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि वो भारत को इस तरीके से देखते थे। वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, और हम करेक्टराइज नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के माध्यम से एक जो टाइम पीरियड है उसको हम सिर्फ खाली एक धर्म के नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि यह बहुत संकीर्ण बात है, ठीक है। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर्स, और इस तरीके से हम देखते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा जो है मसला नहीं करती है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन द एंशिएंट हिस्ट्री डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, और एक चीज हमेशा याद रखिए, प्राचीन काल का भी जो धर्म था वो भी प्योर हिंदू धर्म नहीं था। कई लोग थे जो बौद्धिस्ट थे, कई लोग थे जो चारवाक विचारधारा के थे, कई लोग जो थे जो जैन विचारधारा के थे, कई लोग थे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अलग अलग तरीके के धर्म हमेशा से विद्यमान थे। कोई ये कहे कि पर्टिकुलर प्राचीन इतिहास सिर्फ हिंदू शासकों का था, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एकदम प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। अब मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अब हम लोग जो ब्रिटिश लोगों का जो वर्गीकरण था उससे जो है हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट। इंडियन इतिहास को जो है बाकी लोगों ने, इतिहासकारों ने जो है 3 भागों में विभाजित किया है। एक भाग है एंशियंट, जिसे प्राचीन या पुराना कहते हैं, मिडवल यानी कि बीच का या मध्ययुगीन जिसे कहा जाता है, और मॉडर्न जिसे आधुनिक कहा जाता है, ठीक है। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, यह वर्गीकरण भी जो है इसके साथ भी कई समस्याएं है। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इस तरीके का भी जो वर्गीकरण है ये एक्चुअल में बहुत सही नहीं है।
हम दरअसल क्या है कि भारतीय इतिहास जो है दूसरे तरीके का इतिहास है, और इसको डायरेक्ट से जो है 3 अलग अलग भागों में विभाजित करके कहीं ना कहीं जो है जो यूरोपियन जो स्टाइल का जो विभाजीकरण होता है उस तरीके से इसको ले लिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मिडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर देयर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे कि मध्ययुगीन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो है जो आधुनिक भारत है या आधुनिक इतिहास है या आधुनिक समाज है उसके लक्षण एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा आप ये याद रखिए कि जो मध्ययुगीन इतिहास है उसके कुछ लक्षण आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के लक्षण है जो आपको मध्ययुगीन हिस्ट्री में मिलेंगे, ये हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अब आके बताता हूँ कॉलोनियल, व्हाट इज कॉलोनियल, ये देखिए व्हाट इज कॉलोनियल यानी कि जो उपनिवेश है या उपनिवेशवाद है वो क्या होता है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कंक्वेयर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। आप इस किताब में जो है आप क्या पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश लोग भारत में आए उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर कब्जा किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, राजा और नवाबों पर किस तरीके से दबाव बनाकर उसने उनको अपने फायदे के लिए काम करवाया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि वो किस तरीके से आर्थिक स्थिति और समाज पर किस तरीके से कब्जा करते हैं, कलेक्टेड रेवेन्यू और किस तरीके से वो जो है कर जो है या टैक्सेस इकट्ठा करते हैं और अपने खर्चों की खर्च पूर्ति करते हैं। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट द लो प्राइस, और जो है कम प्राइसेस में जो है वो चीज़ों को किस तरीके से खरीदते हैं। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और क्या होता है कि जो अच्छी जो फसल होती है उसको क्या करते हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, और इस तरीके के बदलाव के कारण किस तरीके के बदलाव आते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, जिस तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं उनके चलते किस तरीके समाज में बदलाव आता है। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्टेज। खाने में और जो मूल्य होते हैं, जो हमारे जो जीवन की जो मोरल वैल्यूज होते हैं उनमें किस तरीके से बदलाव आते हैं अंग्रेजों के आने के बाद। हमारे कस्टम्स जो हमारे जो तरीके हैं उसमें क्या बदलाव आते हैं, हमारे जो रहन सहन का तरीका उसमें क्या बदलाव आता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। When the subjugation of the one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब इस तरीके का सब्जुगेट करने का प्रयास किया जाता है, एक कंट्री के लोग जब दूसरी कंट्री पर आके जब हावी हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तेजी से जो बदलाव आते हैं, उससे जो चीज़ें बदलाव आती हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जो बदलाव आते हैं, इसी के चलते जो होता है उपनिवेशीकरण की जो है लहर चालू होती है, जिसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो समाज का पूरा वर्ग होगा, जो समाज का पूरा एक एक हिस्सा होगा, ये सारे बदलाव को वो फील नहीं करेगा। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड अवर पास्ट इन द प्लूरल। इसीलिए इस किताब को जो है हमारा भूतकाल या हमारा जो प्राचीन जो इतिहास है उसको इसीलिए इस नाम से पुकारा जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए हम आ गए हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे। ठीक है, हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो इतिहासकार हैं उन्होंने 250 साल के इतिहास को लिखने के लिए किस तरीके के स्रोत का जो है उन्होंने प्रयोग किया होगा। ठीक है, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। अब क्या हो, प्रशासन करने के जो अलग अलग रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, जो जैसे क्लर्क होते हैं उन्हें बोला गया कि आप जो है आप जो है सारी चीज़ों को लिखित तौर पे रखिए, बाकी लोग जो हैं वो लोग भी जो है इसे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऑफिशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो विधिक जो रिकॉर्ड होते हैं या जो आर्काइव्स होते हैं, रिकॉर्ड्स मतलब समझ रहे हैं, जो स्रोत होते हैं, जो ब्रिटिश लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए गए हैं उनसे जो है हमें इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश हमेशा से ये मानते थे जो लेखन कार्य होता है, जो लिखने का तरीका होता है, या कोई चीज़ को भी, कोई घटना घटी उसके बारे में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, दिया गया प्रत्येक निर्देशन, पूरा जो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, पॉलिसी, डिसीजंस, यानी डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, एग्रीमेंट जो समझौता होता है, इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल होती है, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। ये सारी गतिविधियां जो होती हैं हमें लिख कर रखना चाहिए, इसी के माध्यम से हमें आसानी होती है इसको समझने के। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और ये क्या होता है, यही सारी चीज़ें जो होती हैं एक बड़ा भंडार बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर जो प्रशासनिक जो संस्कृति होती है उसको तैयार करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट
फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। तो जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं इनको बहुत संभाल के रखने की भी ज़रूरत होती है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्ड्स के जो बहुत बड़े कमरे होते हैं या भंडार गृह होते हैं उनको रखा जाता है। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, विलेज तहसीलदार का ऑफिस होता है, कलेक्ट्रेट होता है, कमिश्नर का ऑफिस होता है। इन सारी जगह पे क्या होते हैं कि इन छोटे छोटे जो होते हैं संग्रह कक्ष होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड रूम कहा जाता है। आप यहाँ पर जो है इसको हिंदी में लिख लीजिए, रिकॉर्ड रूम का मतलब क्या होता है, संग्रह कक्ष। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वेयर आल्सो एस्टैब्लिश। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर्काइव्स बनाए जाएंगे, म्यूजियम संग्रहालय बनाए जाएंगे ताकि जो है इतिहास को समझा जा सके। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्स फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन आर्काइव्स। अब 19वीं शताब्दी में जो भी इस तरीके की गतिविधियां की गई, जैसे कि खत लिखे गए, मेमोज भेजे गए, तो इन सारी चीज़ों को क्या है कि आर्काइव्स के माध्यम से हम आज भी देख सकते हैं, आज भी समझ सकते हैं कि इतिहास कैसा था, इतिहास किस तरीके से प्रोसेस में आया। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वेयर सेंड बाय ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसमें यह भी देखेंगे कि जैसे छोटे जो प्रशासक हैं वो कैसे अपने खत को, अपनी जो जानकारी, अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाते थे और अपनी जिम्मेदारियों की अकाउंटेबिलिटी लेते थे और अपने निर्देशों को कैसे बड़े आला अफसरों तक को पहुंचाते थे। ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफीज। और फिर क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के बाद बहुत ही फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सब कुछ लिखा जाने लगा और बड़े बड़े लेखक जो कि जिन्हें पेमेंट दिया जाता था उनकी नियुक्ति की जाने लगी। उन्हें बोला जाने लगा कि देखिए आप डिपार्टमेंटल आदमी हैं, देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आदमी हैं और आप जो है इसको जो है लिखिए और अच्छे से संजो के रखिए। देखिए जैसे कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920 1920 में जो है ये जो है भारत का जो है राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया जो कि न्यू दिल्ली में है। इसी के अंदर नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स वाज बोथ लोकेटेड क्लोज टू वाइस रीगल पैलेस। वाइस रीगल पैलेस जो है उसी के पास ये दोनों स्थित थे। इसी में जो है जितने भी भारत के पुराने जो स्रोत हैं, साक्ष्य हैं, रिकॉर्ड हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, अब देखिए सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक है, सर्वेज, ठीक है, सर्वे से मतलब समझते हैं, जैसे कि सर्वे गांव में लोग आते हैं, जनगणना का सर्वे करने आते हैं, वो लोग पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये एक तरीके का सर्वे है, सर्वेक्षण है। लोगों की आम राय जानने को ही सर्वे कहा जाता है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये उपनिवेशिक साम्राज्य था या समाज या प्रशासन था, इसके तहत जो है सर्वे को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया गया था। द ब्रिटिश बिलीव्ड that a country had to be properly known before it could be effectively administered। और कोई भी एक समाज जिसको हमें जो है प्रशासन जिसमें करना है, हमें सबसे पहले उस समाज के लोगों को सर्वे कर लेना चाहिए। लोगों की क्या मेंटालिटी है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, क्या वहाँ पे मेन मुद्दे हैं, उन्हें हमें समझ लेना चाहिए। फिर उसके हिसाब से हमें जो है प्रशासन करना चाहिए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वेयर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप द एंटायर कंट्री इन द विलेजेस। और जो है समाज में क्या किया जाएगा, गाँव के लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्वे किया जाने लगा, पेड़ पौधे इन सारे के रिकॉर्ड रखने लगे गए। ठीक है, अब देख लीजिए, देखिए सेंसस किए गए हैं, मतलब कि 10 साल में जो है यहाँ पर जनगणना की जाने लगी। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर्स ऑफ पीपल, और लोगों की जनसंख्या कितनी है पहली बार समझने का प्रयास किया गया। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इन सारी जो है संस्थाओं का इंडिया में निर्माण किया गया ताकि एक बड़े स्तर पर जो है लोगों के माइंडसेट को समझा जा सके, जानकारी इकट्ठा की जा सके। ठीक है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताती हैं क्योंकि वहाँ पर आम लोगों की पहुँच नहीं थी। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। हम इन चीज़ों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन तब भी हमें बहुत सारी चीज़ों का लैग हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी नहीं मिल पाती। ठीक है, यह उस टाइम की एक फ़ोटो मैपिंग सर्वे का जो है ये मैप दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, ये देखिए, ये एक तरीके का सर्वे है। लोग यहाँ पे हैं, ये अंग्रेज लोग हैं, ये यहाँ पे जो है गरीब किसान हैं, भारतीय जो हैं, इनसे जो है बातचीत की जा रही है। देखिए जेम्स प्रिंसेप जो थे, ठीक है, इन्होंने ये ड्राइंग बनाई थी 1832 में, यानी 1832 में। अब हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए द रेबल्स ऑफ, ये 1987 का, ये वो 1857 का 1857 की क्रांति की एक तस्वीर है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि दे वेर इंटरेस्टेड इन and what they wish to preserve for the posterity. The records do not always help understand what other people in the country feel and what lay behind their action.
लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सर्वे होते थे ज़रूरी नहीं है कि इनका फ़ायदा आम लोगों को पहुँचेगा, कभी कभी इससे चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचता था। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, हमें जो और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वेयर फाइंड देम इन प्लेंटी दो दे आर डिफ़िकल्ट टू गेट देम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और तब भी इसके लिए हमें जो बहुत ऑफिशियल्स जो जितने भी साक्ष्य थे उनकी ज़रूरत होती है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों की डायरीज मिली, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स जो है मिले, ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज बहुत सारी जो हैं हमें। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब आत्मकथा से मतलब होता है जो बड़े बड़े जो हस्तियां जैसे भारत में आई उन्होंने यहाँ पर आके जो है अपनी डायरीज में कुछ लिखा होगा, उससे भी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। प्रिंटिंग मैटर्स बहुत सारे मिलने लगे, न्यूज़पेपर्स मिलने लगे, कुछ किताबें पब्लिश हुई, उससे भी हमें जानकारी मिली। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो रहे हैं, जो बड़े बड़े जो नेता रहे हों और जो बहुत बड़े बड़े सुधारक रहे हों, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो किताबें लिखी, जो लेख लिखी और जो विचार दिए, जो कविताएँ लिखी, उनके माध्यम से भी समाज की एक झलक मिलती है। ठीक है, ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वेयर प्रोड्यूस बाय दोज हु वेयर इलिटरेट, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये सारी चीज़ें जो जिन्होंने प्रोड्यूस की वो हमेशा पढ़े लिखे लोग थे। तो भारत का एक हिस्सा हमेशा याद रखिए, खास करके उस दौर में 90% से ज़्यादा लोग क्या है पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एक बड़ा तबका जो है इन सारी चीज़ों से दूर था, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जो है जानकारी नहीं मिल पाती है। फ्रॉम देयर वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड पेजेंट। और इससे एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जो किसान और जो आदिवासी थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, क्योंकि साक्ष्य कम मिले थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके बारे में नहीं मिलती है। ठीक है, येट दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, लेकिन तब भी हम जो हमारे पास जो थोड़े मोड़े जो रिकॉर्ड्स हैं या साक्ष्य हैं उनके माध्यम से भी हम इनको समझ सकते हैं। दरअसल उसकी वजह ये है कि हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो मैंने जो ये पहला चैप्टर जो आपको ये कंप्लीट करा है, ये पूरा जो है होलिस्टिक व्यू क्रिएट करने का, आपका एक परसेप्शन बनाने का कि हमें जब भारतीय इतिहास पढ़ना है तो हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, और इतिहास को लेकर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ खाली तारीख पे फोकस नहीं करना है, हमें खाली डेट्स को नहीं देखना है, हमें चीज़ों को इस तरीके से समझना है कि हमें उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी या कंटेक्स्ट है वो भी समझ में आ जाए, और हमें जो है इतिहास को भी आसानी समझ में आ जाए, और हम उसे ज़्यादा जो है वर्गीकृत ना करें या उसका विभागीकरण ना करें और उसे बांटने का प्रयास ना करें। तो ठीक है, ये आपका जो है क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप मुझसे इनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनके आपको आंसर या तो मैं नई वीडियो बना के डाउट सेशन में वो क्लियर कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको कमेंट में ही आंसर कर सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।